वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करें, वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का। ये है इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटी। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, कंडीशंस और वारंटी। कंडीशन मतलब जो शर्तें, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए हम किसी को अगर शर्त रखते हैं, जो कंडीशंस, वो कंडीशन का मीनिंग अब जो जनरल डिक्शनरी मीनिंग है वो अलग है, और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो कंडीशंस है वो उसका मीनिंग अलग है। आप कंफ्यूज नहीं होना है कि कंडीशंस मतलब कुछ शर्तें या फिर कुछ जो शर्तें फुलफ़िल होने पे होने का है वो, और ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो कंडीशन टर्म यूज़ किया है वो अलग है। वैसे ही वारंटी, वारंटी मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट हम लोग ख़रीदा और वो अगर 1 साल के लिए वो वारंटी देता है, वो चीज़ अलग है, और वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये जो वारंटी टर्म्स यूज़ हुआ है वो अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ उनके डिफरेंस क्या है। देखिए, कंडीशंस और वारंटी जो सेल होता है, एक कोई भी प्रोडक्ट के सेल के लिए वो कंडीशन जो है वो एसेंशियल पार्ट होता है। मतलब अगर वो टर्म कंडीशन और वारंटी दोनों ही एक टर्म होते हैं एक सेल ऑफ गुड्स में। जो भी हम लोग बिक्री करते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें कुछ टर्म्स रहते हैं। टर्म आप लोग बोलो कि टर्म्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सब मान लीजिए, ये मैंने मार्कर, ठीक है ना, ये मार्कर, मुझे ये मार्कर चाहिए, तो मैंने दुकानदार के पास गया कि मुझे बोर्ड में लिखने वाला मार्कर दे दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मार्कर का जो है ये पिन है, ये थोड़ा मोटा सा है जो कि बोर्ड पे लिखने लायक है। अभी सपोज़ ये जो पिन है, ये जो नब है, जो पिन है, ये अगर पूरा पतला हो जाता तो फिर यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होता। तो मैंने उसको दुकानदार को बोला है कि मुझे बोर्ड में लिखने वाला मार्कर चाहिए। तो मेरा क्या है, टर्म क्या है, मेरा जो ज़रूरी पार्ट क्या है, ये जो नीब है, ये ज़रूरी पार्ट है। ये अगर मोटा है तो फिर ये बोर्ड में लिखने लायक है, अगर ये पतला हो जाता है तो फिर लिखने लायक नहीं होगा। तो ये जो पिन है ये एसेंशियल पार्ट है, ये प्रोडक्ट का है, ये जो प्रोडक्ट का ये पिन है एसेंशियल पार्ट। अगर ये वाला पिन फुलफ़िल नहीं होता है तो उसको बोलेंगे कंडीशंस का ब्रेक होना, क्योंकि वो ये कंडीशंस ये है कि ये पिन मोटा होना चाहिए। अगर पतला देगा तो इसका यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो अगर यूज़ नहीं हो पाएगा तो फिर प्रोडक्ट खरीदने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए ये जो एसेंशियल पार्ट है, जिसके बिना प्रोडक्ट को यूज़ करना या फिर प्रोडक्ट को खरीदने का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, कोई मायने ही नहीं रहेगा, तो ये बोलते हैं कंडीशंस। अभी बोलोगे वारंटी क्या है। सपोज़ फॉर एग्जांपल वारंटी ये है मार्कर का, मैंने एक तो समझा दिया कि जो एसेंशियल पार्ट है, जो एसेंशियल कंडीशंस है, एसेंशियल जो टर्म है उसको कंडीशंस बोलते हैं। अभी वारंटी क्या है। सपोज़ वारंटी ये है कि ये मैंने मार्कर ख़रीदा, फिर आके घर पे आके देखा कि जो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से टूटा हुआ है, बट मेरा काम चल जाएगा, जो लिखने का काम है चल जाएगा, बट थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा स्क्रैच है। तो ये जो वारंटी है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, नेसेसरी पार्ट है बट एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये नीब है, ये एसेंशियल पार्ट है, और ये जो थोड़ा सा स्क्रैच है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, इंसिडेंटल पार्ट है। तो इसके लिए ये जो नीब है, जब मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, ये अगर कंडीशंस होता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कंडीशंस। ये अगर टर्म ब्रेक होता है कि मुझे मोटा वाला नीब चाहिए और उसने मुझे पतला वाला नीब दे दिया, क्योंकि एसेंशियल पर्पस, मेरे लिखने का पर्पस यही था बोर्ड में लिखूँ, अगर ये पर्पस नहीं फुलफिल होता है तो उसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अभी ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है। सपोज़ मेरा ये नीब ठीक है, मोटा वाला पेन ठीक है, मैं लिखने लायक है, ये मेन कंडीशंस फुलफिल होता है, बट थोड़ा सा ये मार्कर का नीचे थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, स्क्रैच है, जो कि मैनेजेबल है, ये वारंटी है। ये नेसेसरी है बट उसमें एसेंशियल पार्ट नहीं, ये नेसेसरी पार्ट है। ठीक है, समझ गए। यही है बेसिक डिफरेंस ब्रीच ऑफ कंडीशंस वारंटी और कंडीशन वारंटी का सेपरेट क्लास हम लोग डालेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि बायर्स बी अवेयर, जिसको बोलते हैं कैवेट एम्प्टर। क्या बोलते हैं, CAVEATEMPTOR, कैवेट एम्प्टर बायर्स बी अवेयर। यह कहाँ पर लिखा है, ये सेक्शन 16 में दे दिया है कि देयर इज़ नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सप्लाइड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अभी इसका मतलब क्या है, चलो यही मार्कर वाला एग्जाम्पल लेते हैं। नो इम्प्लाइड वारंटी, अभी इम्प्लाइड वारंटी कंडीशंस कुछ भी नहीं है एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्या बोला ये, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सप्लाइड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। अभी ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो मार्कर का मतलब सेलर का इंटरेस्ट के लिए बात कर रहा है कि जो मार्कर, सपोज़ ये मार्कर मैंने सेलर से खरीदने के लिए दुकानदार गया, ठीक है ना, तो ये सेक्शन 16 ये बोलता है कि जो चीज़ आप ले रहे हो, जो चीज़ आप खरीद रहे हो, सपोज़ मैं कोई भी चीज़ खरीद रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं खुद
वो गुड्स को चेक करके लाऊं, सो दैट ये मेरी जो 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 मार्कर मैं लाऊंगा खरीदूंगा, मैं खुद चेक करके लाऊंगा कि ये मेरे पर्पस के लिए, मेरी क्वालिटी और मेरी फिटनेस के लिए पर्पस वो फुलफ़िल होता है कि नहीं। मतलब क्या, सपोज़ मैं ये मार्कर लाया तो मैं खुद चेक करूँगा, मैं बायर हूँ, मैं खुद चेक करूँगा कि हाँ ये मोटा निब है, ठीक है मेरा है। सपोज़ क्वालिटी सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये ड्यूटी मेरी है। यहाँ पे देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी, वारंटी ऑफ द सेलर। सेलर का कोई भी ड्यूटी नहीं है कि जो भी वो गुड्स को सप्लाई करेगा वो बायर के लिए वो क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से वो ठीक रहेगा। समझ गए? मतलब सेलर का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये देखना कि जो भी गुड्स वो दे रहा है वो बायर्स के पर्पस को फुलफ़िल करेगा। सपोज़ मैं ये मार्कर ख़रीदने गया तो सेलर का ये ड्यूटी नहीं है कि वो देख ऐसा मार्कर देगा जो मेरा बोर्ड में लिखने लायक मार्कर हो। तो फिर किसका ड्यूटी है? ड्यूटी मेरा है, बायर्स ड्यूटी है कि मैं जो मार्कर खरीदने जा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि ये जो मार्कर है मेरे पर्पस फुलफ़िल करेगा नहीं। कौन सा पर्पस? नाज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। फिटनेस क्या? ये मार्कर बोर्ड में लिखने लायक है। फिटनेस क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, सो दैट आपका जो भी मैं लिखूंगा अच्छे से मतलब लेजिबल हो, मतलब अच्छे से विजिबल हो। ये मेरी ड्यूटी, ये सेलर का कोई ड्यूटी नहीं है। ये सेक्शन 16 में बोल दिया, मतलब ये सेक्शन 16 सेलर को प्रोटेक्ट कर रहा है कि बोला भाई सेलर का कोई ड्यूटी नहीं है, इसलिए उसका भी कोई लायबिलिटी नहीं है। आप बायर हो, आप बायर्स का अब ड्यूटी ये बनता है कि वो जो चीज़ खरीदने से पहले वो खुद चेक करे कि जो भी चीज़ वो ले रहा है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक है, समझ गए अभी? इसलिए बोलते हैं बायर्स बी अवेयर या कैवेट टेम्प्टर। बस इतना ही है कि बायर मतलब बायर का ड्यूटी है, सेलर का कोई ड्यूटी नहीं है चेक करने का कि जो भी गुड्स आप वो बेच रहा है वो बायर्स का पर्पस फुलफ़िल करेगा या नहीं। ये ड्यूटी नहीं है सेलर का, ये सेक्शन 16 में बोल दिया। अब उसका एक्सेप्शंस, मतलब बायर्स बी अवेयर मतलब पहले तो बोल दिया कि भाई बायर्स का ड्यूटी है अपना चीज़ खरीदने से पहले वो खुद चेक करें, बट उसमें भी कोई एक्सेप्शन, मतलब ये है कि बायर्स का ड्यूटी नहीं है, वो सेलर का ड्यूटी है कि जो ऐसा गुड सप्लाई करे जो बायर्स का पर्पस फुलफ़िल करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पहले बोल दिया कि भाई सेलर का कोई ड्यूटी नहीं है, वो बायर का ड्यूटी ये है कि चीज़ खरीदने से पहले वो अपने हिसाब से चेक करके लाए। हम लोग जाते हैं ना दुकान में, खरीदने से पहले हम दुकान को अच्छे से देखते हैं, हाँ ये मार्कर है, अच्छा ठीक है, ये मोटा निब है, बोर्ड में लिखने लायक है, हाँ कोई क्रैक व्रैक नहीं है, तो फिर ये कंडीशंस वारंटी सब कुछ ठीक है, ये पर्पस है। ये सेक्शन 16 बोल दिया कि आप बायर जो है वो चेक करके लाएगा। अभी एक्सेप्शन क्या बोलता है? एक्सेप्शन ये बोलता है कि सेलर का ड्यूटी है कि वो जो चीज़ दे रहा है वो चेक करके दे कि बायर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगा। कहाँ पे लिखा है? वो सेक्शन 16(1) में लिखा है, वो सेक्शन 16(2) में लिखा है, वो सेक्शन 16(3) में लिखा है, वो सेक्शन 16(4) में लिखा है और सेक्शन 17 में लिखा है। किसमें? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। सेक्शन 16 में जनरल रूल बता दिया और ये सारे एक्सेप्शन यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अभी चलो समझते हैं एक एक करके। ये है इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। कहाँ पे? सेक्शन 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16(1) जो है ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। क्वालिटी क्या है और फिटनेस क्या है? जो चीज़ मैं ले रहा हूँ उसके लिए ये प्रोडक्ट फिट है कि नहीं और वो क्वालिटी है कि नहीं। क्वालिटी मतलब क्या? मैंने फिटनेस क्या है? ये जो मार्कर मैंने लाया ये मार्कर बोर्ड में लिखने लायक है कि नहीं, फिटनेस। क्वालिटी क्या है? कि जो बोर्ड में लिखूंगा वो अच्छे से विजिबल होगा कि नहीं, क्वालिटी। तो ये क्वालिटी फिटनेस चेक करने का जो पहला दायित्व है वो बायर का है, बट एक्सेप्शन में सेलर का ड्यूटी है कि वो चेक करके दे कि वो जो मार्कर मैं ले रहा हूँ या फिर जो भी प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है वो बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। कब? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये बोला कि जब बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इंटीमेट, किसको? सेलर। जब बायर, मैं सपोज़ मैं खरीदने का, सपोज़ एग्जांपल मैं देता हूँ मार्कर का एग्जांपल। मैं सेलर के पास गया, दुकानदार के पास गया, तो मैंने क्या एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली इंटीमेट द पर्पस, मैंने सेलर को बता दिया कि मुझे एक मार्कर चाहिए बोर्ड में लिखने के लिए जैसे क्लियरली विजिबल हो। ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। एक्सप्रेसली मतलब मैंने लिख के दिया, वो उसमें लिख के दिया, और इम्प्लाइडली मतलब मैंने बताया, अपने बातों से बताया। सपोज इम्प्लाइडली क्या है? सपोज अभी इम्प्लाइड और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड में डिफरेंस बता देता है। देखिए, मुझे हर कोई जानता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे बोर्ड में लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और एक्सप्रेस मतलब मैंने पूरा लिख के दिया, उसको बताया मुंह में कि मुझे बोर्ड में लिखना चाहिए, और मैंने ऐसे नहीं बताया। बट हर कोई लोग यहाँ पे लोकली मुझे सब जानते हैं ये टीचर है, ये अपने बच्चों को ऐसे बोर्ड में पढ़ाते हैं। तो जब मैं मार्कर मांगने जाऊँगा तो इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ इम्प्लाइड कि जो मैं मार्कर मांग रहा हूँ वो बोर्ड में लिखने लायक हो। समझ गए एक्सप्रेस इम्प्लाइड?
एक्सप्रेस मतलब मैंने मुंह से या फिर लिख के बताया कि मुझे मार्कर बोर्ड में लिखने जैसा लायक एक मार्कर चाहिए, यह है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या है, मैंने कुछ मुंह से नहीं बोला है, वो इम्प्लाइड ये है कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे हर कोई जानता है और मैं मार्कर मांगने जा रहा हूँ, इसका मतलब इम्प्लाइड यही है कि जो मार्कर मैं मांग रहा हूँ बोर्ड में लिखने लायक हो। समझ गए? तो पहला क्या है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेट। मैंने सेलर को बताया कि कौन से पर्पज़ के लिए मुझे चाहिए, मैंने सेलर को बता दिया, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, मुझे बता दिया कि मुझे मार्कर चाहिए, पर्पज़ बता दिया किस चीज़ के लिए पर्पज़ ना, बोर्ड में लिखने लायक हो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो बोर्ड में लिखने लायक मार्कर आप दे दीजिए। यह पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि बायर रिलाई ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट। मैंने बता दिया और मैं बायर सेलर को रिलाई करता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो अपने हिसाब से ठीक से ठीक प्रोडक्ट मेरे को देगा, मुझे जो मार्कर चाहिए वो अच्छे लायक हो, वो मैं रिलाई करता हूँ, उसके जो जो जजमेंट है वो अच्छा खासा आदमी है, वो जानता है, वो उसी हिसाब से मेरे को जो मार्कर मुझे चाहिए वो देगा। फॉर पहला कंडीशन मैंने पर्पस बता दिया। दूसरा कंडीशन ये है कि मैं उसके स्किल और जजमेंट को रिलाई करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वो जो चीज़ देगा वो अच्छा चीज़ देगा। थर्ड कंडीशन क्या है, ये पहला बता दिया, इंटीमेट कर दिया। सेकंड ये है कि मैं रिलाई करता हूँ, क्या चीज़ रिलाई करता हूँ, सेलर का स्किल और जजमेंट रिलाई करता हूँ। थर्ड ये है कि सेलर मुझे जो चीज़ चाहिए वो सेलर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो चीज़ डील कर रहा है। मतलब क्या है कि सपोज़ वो स्टेशनरी का दुकान है जो अपना कॉपीज़ और बुक्स वगैरह वो सब रखते हैं, बस वो मार्कर भी डील करता है, तो उसको जाके मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। अभी थोड़ी ना मैं सब्जी के दुकान में जाके मार्कर बोलूँगा। तो क्या है, 3 कंडीशन मैंने पर्पस बता दिया, एक तो मैंने पर्पस बता दिया, दूसरा क्या है मैं सेलर का अपना उसका जो स्किल और जजमेंट उस पर विश्वास करता हूँ कि हाँ वो जो भी चीज़ देगा वो अच्छा चीज़ देगा। तीसरा कंडीशन ये है कि वो जो सेलर है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वही चीज़ डील करता हो। अगर वो डील नहीं करता तो वो कैसे मैं उसको विश्वास करूंगा वो चीज़ देगा। भाई सब्जी के दुकान में जाके मैं बोलूँगा कि मार्कर दो, वो थोड़ी ना मुझे अच्छा मार्कर दे पाएगा क्योंकि वो चीज़ डील ही नहीं करता। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए। अभी अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होता है तो इट इज़ इम्प्लाइड कंडीशंस दैट, जो भी इम्प्लाइड मतलब ये है कि वो माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि सेलर जो भी प्रोडक्ट बायर को देगा वो उसकी क्वालिटी और फिटनेस बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सेलर का लायबिलिटी है। समझ गए? मतलब मैंने क्या क्या 3 कंडीशंस है मैंने बता दिया कि मुझे मार्कर बोर्ड में लिखना है, एक्सप्रेसली इम्प्लाइड इंटीमेट द पर्पस बता दिया। फिर मैं रिलाई करता हूँ कि सेलर का सफिशिएंट स्किल और जजमेंट है, वो मुझे मेरे पर्पस के हिसाब से मुझे चीज़ देगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ये जो मार्कर में जिसके पास सेलर है वो ऑर्डिनरली सेलर का ही मतलब ये मार्कर का ही वो सेल करता है। तीनों कंडीशंस हो गया। तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो फिर ये माना जाएगा, ये फिर सेलर का ये ड्यूटी है कि जो भी वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है वो क्वालिटी और फिटनेस बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। बस इतना ही बोलता है कि जो भी यहाँ पे सेक्शन 16(1) में यही बोलता है कि ये 3 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो फिर जो सप्लाई करेगा, जो सेलर जो चीज़ सप्लाई करेगा वो बायर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? अभी चलो समझते हैं और एक बार उसका थोड़ा और एक तो डिटेल्स में दिया गया। कैसे? सपोज़ ये मार्कर है आपका, सपोज़ एल्कोस कुछ लिखा है, एल्कोस ब्रांड का। अगर मैंने सेलर को जाके बताया कि मुझे भाई वो एल्कोस ब्रांड का ये मार्कर दे दो, ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिकली अपना ब्रांड नेम बताया या फिर पैटेंट या फिर ट्रेड नेम बताया, ठीक है ना, सेलर को बता दिया। और मैं सेलर का स्किल और जजमेंट पे विश्वास नहीं करता हूँ कि भाई मैंने तो ब्रांड चाहिए, मुझे तो वही ब्रांड का चीज़ दे दो, भैया आपका स्किल और जजमेंट हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस केस में कोई भी इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं है या फिर सेलर की लायबिलिटी नहीं बनती है। समझ गए? एक तो मैंने 3 कंडीशंस बता दिया। फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि अगर मैं जाके ब्रांड बता दे कि मुझे भाई इसी चीज़ ब्रांड का मुझे मार्कर दे दो, और मैंने सेलर का कोई मतलब जो भी चीज़ मांग रहा है उससे दे दो, आप उसको कुछ चेक मत करो या फिर आपका कोई जजमेंट स्किल और जजमेंट नहीं चाहिए, आप उसको और थोड़ा अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैंने सेलर को बता दिया, क्या चीज़ बोला, ब्रांड नेम, मुझे इसी ब्रांड का चीज़ दे दो, अपना दिमाग मत लगाओ। सेलर को बताया अपना दिमाग मत लगाओ, मतलब मैंने उसकी स्किल और उसमें कंडीशंस क्या बताया कि उसके स्किल और जजमेंट को मैंने रिलाई नहीं किया, उसको बताया कि अपना दिमाग मत लगाओ। 2 कंडीशंस, ब्रांड नेम बता दिया, उसको बताया अपना दिमाग मत लगाओ। उसको इंग्लिश में क्या लिखा है कि डू नॉट रिलाई ऑन द स्किल और जजमेंट ऑफ द सेलर। उस केस में क्या होगा,
उस केस में सेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं है। सपोज़ मैंने बताया, अभी मैंने मार्कर ले लिया, भाई मुझे ये ब्रांड का मार्कर दे दो, आप अपना दिमाग मत लगा। अभी मुझे मार्कर मुझे मिल गया, मैंने जो मांगा था मुझे मिल गया। अभी अगर इस मार्कर में कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसमें सेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है, मैंने ट्रेड नेम तो बता दिया कि मुझे इसी ब्रांड का चीज़ दे दो, बट मैं स्टिल मैं रिलाई करता हूँ, भाई आप थोड़ा चेक करके दो, अपना स्किल और जजमेंट अप्लाई करो और जो मुझे चाहिए आप उसी हिसाब से दो। ब्रांड का मैंने बता दिया इसी ब्रांड का दो, बट स्टिल मैं उसको बोलता हूँ कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है चीज़ दे दो। अगर वो सेलर अपना दिमाग लगाता है, वो मैं रिलाई करता हूँ उसके स्किल और जजमेंट पे, तब वो सेलर की लाइबिलिटी बनती है। और इम्प्लाइड कंडीशंस ये है कि जो मैं चीज़ मुझे चाहिए वो अपने हिसाब से मिले, फुलफिल। अभी इसका एक इम्पोर्टेंट केस है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, PRIEST लास्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। चलो समझते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक आदमी था, उसकी बीवी बहुत बीमार थी, तो उसको क्या होता था ना, उसको डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका जो पेन है वो आप जो बोलते हैं ना सेक देना, कुछ गर्म पानी का सेक देना होता है, तो उसको डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा गर्म पानी का सेक दे दीजिए और वो जो आपका पेन है वो कम हो जाएगा। तो ये जो आदमी हस्बैंड है वो दुकानदार के पास गया कि भाई मुझे एक ऐसा चीज़ दो जो गर्म पानी को होल्ड करके रख सकता है। आपको पता है वो रबर का एक तो आता है जिसमें गर्म पानी फिल करके हम लोग रखते हैं और उसको सेक देते हैं, बहुत टाइम तक वो गर्म पानी को होल्ड करके रखता है और गर्म रहता है, तो वो हमको सेक देने के लिए ईजी रहता है। तो जो भाई साहब ये दुकानदार के पास गए मेडिसिन की दुकान के, वो उसको पता है कि भाई मेरी बीवी बीमार है, मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो गर्म पानी को होल्ड कर सकते हैं और मेरी बीवी को सेक देने के लिए सुविधा हो। बट जो दुकानदार है, दुकानदार को उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि कौन से पर्पज़ के लिए चाहिए, और दुकानदार को भी बोला कि आप थोड़ा अपना स्किल और जजमेंट अप्लाई करो सो दैट कि मेरा पर्पज़ फुलफिल हो। और थर्ड कंडीशंस क्या बताया था मैंने कि वो ऑर्डिनरी डील विद दैट प्रोडक्ट, मतलब जो दुकानदार उस चीज़ को डील करता हो ऑर्डिनरली, उसी के पास वह 3 कंडीशंस अभी फुलफिल। अभी जो दुकानदार मुझे जो वाटर बैग दिया, वो जब मैंने गर्म पानी उसमें डाला तो वाटर बैग क्या किया, बर्स्ट कर गया, मतलब होल्ड नहीं कर पाया। अभी क्या है, वो सेलर की लाइबिलिटी बनती है, क्योंकि 3 कंडीशंस मैंने बताया, मैंने पर्पस बता दिया कि भाई मेरी बीवी को सेक देना है, गर्म पानी जैसा ऐसा कोई चीज़ दो जो गर्म पानी को होल्ड कर सकता है, ठीक है। और उसको मैंने बताया कि भाई आप थोड़ा चेक करके दो, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने उसके जजमेंट और स्किल पर रिलाई किया है। थर्ड कंडीशंस क्या है, मैं उसी से ख़रीदा, मतलब जो उस चीज़ में डील करता है, मतलब वो जो वाटर, मतलब मुझे चाहिए वाटर बैग, वो उसी दुकानदार वो नॉर्मली वही चीज़ डील करता है। बट उसने मुझे एक प्रोडक्ट दिया जो वाटर, जब मैंने गर्म पानी उसमें डाला तो वो बर्स्ट कर गया, तो मतलब कंडीशंस ये ब्रीच हो गया, जो कंडीशंस मैंने बताया उसमें ब्रीच हो गया। ब्रीच होने से वो सेलर्स की लाइबिलिटी बनती है। बस इतना ही बोलता है सेक्शन 16(1). समझ गए? क्लियर? क्या है, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। एक तो पर्पस बता दिया मैंने, भाई मुझे ये पर्पस चाहिए। दूसरा, मैंने सेलर को बताया भाई थोड़ा अपना दिमाग लगा के मेरा जो पर्पस फुलफिल हो, जैसा हो वैसे ही प्रोडक्ट दीजिए। मतलब उसका इंग्लिश में क्या लिखा है कि आई रिलाई ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट, ठीक है, उसका जजमेंट स्किल पे मैंने रिलाई किया है। और क्या थर्ड कंडीशंस, कि सेलर उसी चीज़ को डील करता हो, ठीक है, जो चीज़ मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही है कि उसका ऑर्डिनरी नेचर ये है कि वो उसी चीज़ को डील कर। सपोज मैं मार्कर खरीदने जा रहा हूँ, मतलब जो मार्कर ही बेचता हो उसी के पास से खरीदने जा रहा हूँ। सपोज थोड़ी ना सब्जी की दुकान में जाके मार्कर मांगूंगा। ये 3 कंडीशंस फुलफिल होते हैं, तो अगर मेरे हिसाब से, बायर के हिसाब से वो चीज़ सप्लाई नहीं होता है तो फिर वो सेलर की लाइबिलिटी है, ठीक है। बस इतना ही। उसका एक फेमस केस है प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। चलो सेकंड कंडीशंस क्या है। सेकंड कंडीशन बहुत ईजी है। इसमें ये बोलता है कि गुड्स बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। भाई यहाँ पे मैंने बता दिया पर्पस, यहाँ पे क्या बताया मैंने, पर्पस। यहाँ पे 62 में क्या बताया कि डिस्क्रिप्शन मैंने दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशंस है, यहाँ पे 2 कंडीशंस। कंडीशन मतलब जो भी हम लोग, देखिए कंडीशंस का डिक्शनरी मीनिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग में हम लोग को मैच नहीं करना है, ठीक है ना। कंडीशंस हम लोग डिक्शनरी मीनिंग क्या है, शर्तें, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशंस क्या है, जो एसेंशियल पार्ट ऑफ टर्म्स होते हैं वो एसेंशियल टर्म्स को कंडीशंस बोलते हैं। और वारंटी क्या है, जो नेसेसरी टर्म्स, एसेंशियल टर्म्स, नेसेसरी टर्म्स। मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया मार्कर में। मार्कर का नीव, ये बोर्ड में लिखने लायक हो, ये है क्या, एसेंशियल टर्म्स। इसके बिना अगर ये फुलफिल नहीं हो तो मार्कर बेकार है, तो ये एसेंशियल टर्म्स है। और थोड़ा स्क्रैच है तो ये वारंटी है, थोड़ा स्क्रैच है इसका वारंटी है, ठीक है। कंडीशंस वारंटी का और तो डिटेल्स में हम लोग क्लास डाल देंगे और एक तो उसमें आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
चलिए ये सेक्शन 16(1) क्लियर हो गया। अभी सेक्शन 16(2) में जाते हैं। सेक्शन 16(2) ये बोलता है कि गुड्स बॉट बाय डिस्क्रिप्शन। अभी डिस्क्रिप्शन क्या है, मैंने जाके उसी यही मार्कर वाला एग्जांपल लेंगे। देखिए मैंने जाके बोला कि ये पुराना वाला मार्कर लेके गया कि मैंने दिखाया कि भाई देखिए ये जो नीब है, ये नीब मुझे थोड़ा मोटा वाला चाहिए, कि पतला वाला होगा तो फिर बोर्ड में लिखने लायक नहीं रहेगा। मुझे ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई मुझे एक मार्कर चाहिए, उसमें ये जो नीब है, इसका जो नीब है ये मोटा वाला चाहिए, मैंने बता दिया। और किसको बताया, जो सेलर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यही प्रोडक्ट डील करता हूँ। मैंने किसको बताया, जो सेलर मार्कर बेचता है वो उसको जाकर बताया, डिस्क्रिप्शन दे दिया। और उसको जो डील करता है मार्कर वाला, जो सेल करता है ऑर्डिनरली, उसको जाके बताया। तो उस केस में क्या होगा, ये इम्प्लाइड कंडीशंस ये है कि जो सेलर बायर को जो प्रोडक्ट देगा वो ऑफ नॉर्मली मर्केंटेबल क्वालिटी होना चाहिए। अभी आप बोलोगे मर्केंटेबल क्वालिटी क्या है, मर्केंटेबल मतलब नॉर्मली ट्रेडेबल क्या है, अभी बताओ। सपोज यही मार्कर वाला एग्जांपल लेंगे। मैंने तब बता दिया कि भाई मुझे ऐसे ही मोटा वाला नीब का एक तो मार्कर चाहिए, बता दिया। और किसको बताया, जो सेलर है मार्कर का, जो सेलर है उसी को बता दिया। अभी इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है कि जो वो मार्कर देगा वो मर्केंटेबल क्वालिटी होना चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब ट्रेडेबल क्वालिटी मतलब क्या है, जिसकी कोई वैल्यू हो। अभी क्या है, उसने मुझे ऐसा नीब वाला तो दे दिया, बट क्या है वो चल नहीं रहा है, ठीक है ना। वो जो जब मैं लिख रहा हूँ, नीब तो सही है, मोटा वाला है, बट मैं जब बोर्ड में लिख रहा हूँ तो ये चल नहीं रहा है, तो उसका ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो बिल्कुल भी उसमें कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये फिर वेस्ट हो गया। तो ये इम्प्लाइड कंडीशंस ये है कि जो प्रोडक्ट वो जो दे रहा है वो मर्केंटेबल क्वालिटी होना चाहिए। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब सपोज ये मार्कर मैंने 20 रुपया या फिर 50 रुपया खरीदा, वो 50 रुपया वाला ही होना चाहिए। और अगर ये डैमेज है तो फिर जीरो वैल्यू हो गया तो कोई पर्पज़ ही फुलफिल नहीं करेगा। तो इम्प्लाइड कंडीशंस ये है कि जो वो प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा वो मर्केंटेबल क्वालिटी होना चाहिए, मतलब ट्रेडेबल वैल्यू उसकी वैल्यू होना चाहिए, नॉट कि डैमेज्ड होना चाहिए। समझ गए। अभी फॉर एग्जाम्पल क्या है, उसी सेक्शन 16 सब क्लास 2 में उसमें कंडीशंस ये बोल रहा है कि सपोज बायर हैज़ एग्जामिन्ड, उसने मुझे दे दिया, मैंने बता दिया कि भाई मुझे डिस्क्रिप्शन बताया, मुझे ऐसा मोटा वाला जो नीब हो वैसा मार्कर दे दीजिए, ठीक है, उसने दे दिया। अभी मैंने क्या किया, वो एग्जामिन किया, हाँ भाई मार्कर तो ठीक है। अभी मैंने वहाँ पे उसको एक तो सैम्पल के बेसिस पे यहाँ पे लिखा, हाँ भाई चल तो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चेक करके ले लिया। अभी अगर चेक करके मैंने बायर बोल चेक करके सब कुछ ले लिया, तो अभी सेलर की क्या लाइबिलिटी, सेलर तो बोलेगा भाई कि भाई आपने तो सब कुछ चेक करके तो लिया, फिर मेरी क्या लाइबिलिटी है। तो इसीलिए सेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं है। देयर इज़ नो इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द बायर, ठीक है ना। क्योंकि बायर ने एग्जामिन किया होगा, अगर बायर को प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो तो एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। तो अगर एक बार एग्जामिन कर लिया मतलब तो सेलर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। भाई ये सब जो चीज़ है ना, ये इतना सारा लिखा है भाई जनरली है। दुकानदार में हम लोग जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो सपोज मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो मेडिसिन वाले को बता देते हैं भाई मुझे $0 दे दियो, आपका पेन किलर दे दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अगर जो चीज़ हम लोग डिस्क्रिप्शन में बता दिए, सपोज़ ये तो मेडिसिन बता दिए कि ब्रांड और पैटेंट ने हमने बता दिया कि भाई सर दर्द हो रहा है आप कोई दवाई दे दो, तो सर दर्द का दवाई देने के वजह से वो कुछ पेन किलर दवाई दे दिया, तो भाई सेलर की लाइबिलिटी तो है। बस उसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई करके ये बता रहा है, जनरल नॉर्मल चीज़ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही उसी को ये फॉर्मलाइज करके ये यहाँ पे बताता है। तो सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2) क्लियर। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेक्शन 16(3). ये बोलता है यूसेज ऑफ ट्रेड और कस्टम। अभी यूसेज क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक दवाई मैंने मांगी है। सपोज मेरे एक दुकानदार के पास गया कि मुझे जो हार्ट पेशेंट को एक दवाई लगता है वो आइस पैकेज में मिलता है, ठीक है ना। जो हार्ट के पेशेंट है, सपोज एक इंजेक्शन से जो सिर्फ आइस पैकेजिंग के अंदर ही वो इंजेक्शन रह सकता है। अगर आइस पैकेजिंग से बाहर वो इंजेक्शन निकल जाए तो इंजेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैंने बताया कि भाई मुझे एक इंजेक्शन दे दो, मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन बता दिया कि भाई सेलर को गया, मेडिसिन दुकान को गया कि मुझे वो मेरा जो हार्ट पेशेंट है मुझे ये इंजेक्शन दे दीजिए। अभी क्या है नॉर्मल यूसेज ऑफ ट्रेड, नॉर्मली यूसेज ये है कि यूसेज मतलब जो नॉर्मली यूज़ होता है। नॉर्मली यूज़ क्या होता है, वो इंजेक्शंस आइस पैकेज में ही आता है। अगर आइस पैकेज के बाहर आता है तो इंजेक्शंस का ख़राब हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यूसेज ये है कि नॉर्मली ट्रेड व्यवसाय इसी तरह के से होता है कि वो नॉर्मल पैकेजिंग में आता है। बट सेलर ने क्या किया,
मुझे बिना वो आइस पैकिंग के मुझे वो इंजेक्शन पकड़ा दिया। मुझे तो पता नहीं भाई वो आइस पैकेज में आना हो या फिर नहीं आना हो। मुझे डॉक्टर ने बोला भाई ये इंजेक्शन लेके आओ, तो मैं गया दुकानदार से लेके आ गया। अभी दुकानदार का ये ड्यूटी है कि वो जो नॉर्मल यूसेज ऑफ ट्रेड क्या है, यूसेज ऑफ ट्रेड मतलब जो नॉर्मल कॉस्टम जैसे नॉर्मली यूज़ होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वो इंजेक्शन आइस पैकेजिंग में आता है, तो उसको आइस पैकेज में देना चाहिए था। अभी अगर उसने वो आइस पैकेजिंग में नहीं दिया तो सेलर की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट 16(4) ये बोलता है कि ये है इम्प्लाइड कंडीशंस वारंटी जो लॉ मानता है। मतलब जो कानून बोलता है भाई ये कंडीशंस अगर ये आपका ये शर्तें अगर फुलफिल होते हैं तो फिर ये आपका इम्प्लाइड कंडीशंस वारंटी है। सेक्शन 16 बोलता है इसके अलावा 16(1), 16(2) और 16(3) के अलावा पार्टीज़ अगर चाहें कुछ और कंडीशंस और वारंटी, कंडीशंस मतलब जो एसेंशियल पार्ट, ठीक है, एसेंशियल जो टर्म होते हैं, और ये जो वारंटी क्या है, जो नेसेसरी टर्म्स होते हैं। एसेंशियल और नेसेसरी में फ़र्क है। एसेंशियल मतलब जिसके बिना कोई चीज़ बेकार हो जाएगा। एसेंशियल के मतलब ज़रूरी तो है पर बेकार नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए कंडीशन क्या है, एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल टर्म्स। वारंटी क्या है, नेसेसरी टर्म्स। अभी एसेंशियल टर्म मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट का जो चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, उस चीज़ बिना वो प्रोडक्ट बेकार है। अभी एसेंशियल क्या है, ज़रूरी तो है बट उसके बिना प्रोडक्ट बेकार नहीं है। समझ गए? तो ये बोलता है कि ये 16 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 के अलावा अगर पार्टीज चाहें तो वो अपने हिसाब से कोई भी कंडीशंस वारंटी इंसर्ट कर सकते हैं। 16(4) गया। अभी सेक्शन 17 ये बोलता है सेल बाय सैंपल। देखिए सेल बाय सैंपल में क्या होता है, अभी सैंपल, ये सपोज सैंपल है, मुझे ऐसा मार्कर चाहिए। ठीक है, अभी मैं दुकानदार के पास गया कि मैंने दिखाया कि भाई देखिए मुझे ऐसा ही मार्कर दीजिए। मैंने बता दिया, मैं दुकानदार देखा ठीक है, अच्छा इसका नीब मोटा है, हाँ रेड कलर का है, यहाँ पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, हाँ ब्रांड भी ये ब्रांड है। सेलर ने देख लिया, मुझे सेलर दे दिया। तो मैंने अगर सैंपल के हिसाब से मैंने चीज़ कोई भी चीज़ ख़रीदा हो, दुकानदार को बताया, सैंपल दे दिया, भाई इसी चीज़ का इस टाइप का मुझे एक चीज़ दे दो, तो ये सेलर, ऑब्वियस बात है सेलर का ड्यूटी है कि उसी चीज़ का सेम चीज़ दे मुझे। या फिर बायर को अगर कोई दूसरा चीज़ दे देगा तो फिर ये तो सेलर का लाइबिलिटी है, सेलर का फॉल्ट हो गया, है कि नहीं? तो इन केसेस अगर सेल बाय सैंपल है तो सैंपल सर कॉरेस्पॉन्ड टू द गुड सप्लाई। जो मैंने सैंपल दिया है और जो चीज़ मैंने मांगा है वो उसने जो चीज़ मुझे सप्लाई किया वो मेरे सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं है तो सेलर का लाइबिलिटी है। भाई सिंपल तो चीज़ है। अगर मैं सपोज़ कोई बिस्किट खरीदने जा रहा हूँ या फिर सपोज़ ये मार्कर ही खरीदने जा रहा हूँ, मैंने ये मार्कर सैंपल लेके यही मार्कर मैंने लेके गया, दुकानदार को दिखाया कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो, तो दुकानदार की ये ड्यूटी है कि मुझे यही चीज़ सेम वाला चीज़ दे। ठीक है नहीं? अच्छा, अभी सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि दुकानदार ने मुझे सेम वाला चीज़ दे दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, एग्ज़ामिन भी कर दिया। मेरी तो ये ड्यूटी है बायर की, भाई जो उसने मुझे दिया तो मैं भी चेक करूँगा कि नहीं वो सेम है। अभी मैंने अगर चेक कर लिया, कि अगर कोई उसमें डिफेक्ट हो वो पता चल जाएगा। सपोज़ ये रेड नहीं होके वो मुझे ब्लू दे देगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो वो मैंने अगर बायर्स ने चेक कर दिया तो फिर सेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट दो कंडीशन इसमें ये है, एक कंडीशन चेक बाय द बायर, बायर का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बायर चेक करे। अगर चेक करने से कोई डिफेक्ट निकलता है तो फिर वो सेलर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट चेक करने से भी ऐसा कुछ डिफेक्ट है वो चेक करने से भी पता नहीं चलेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी ये तो मार्कर है, मैंने चेक कर दिया, हाँ भाई ये लाल कलर का है, हाँ भाई ठीक है, ब्रांड भी सेम है, अच्छा इसका नीब भी मोटा है, बोर्ड ने लिखने जाए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिख के भी चेक कर दिया, हाँ भाई ठीक है चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, ठीक है मैंने चेक कर दिया, हाँ भाई चल रहा है। अभी क्या हुआ, अभी ये जो अंदर में जो इसका इंक होता है वो इंक जितना होना चाहिए वो उतना नहीं है। सपोज़ इंक, इसका इंक 10 ml होना चाहिए बट 1 ml उसमें इंक है। ये मुझे थोड़ी ना ऐसे चेक करने से पता चलेगा, ठीक है, समझ गए बात? ये क्या बोल रहा है सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल में बता रहा हूँ। मैं सैंपल लेके गया, जो भी गुड्स देगा वो सैंपल के हिसाब से होना चाहिए। अभी वो सैंपल मुझे जो सप्लाई किया वो मैं बाहर अगर चेक कर दिया तो फिर सेलर को कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। भाई मैं चेक कर दिया, अभी ये मैंने चेक कर दिया ऊपर से।
अभी इसमें इंक जो है वो 10 ml होना चाहिए, वो 1 ml है। ये तो रीज़नेबल चेक होने से पता नहीं चलेगा 10 ml है कि 1 ml है, वो उसका फिर वो निकाल के फिर उसको वेट करके फिर पता चलेगा। तो ऐसे ऊपर से अगर कोई भी मैंने चेक किया तो जो भी वो ये जो डिफेक्ट इंटरनल जो डिफेक्ट है वो नॉर्मल चेक से पता नहीं चलता है, तो अगर वो डिफेक्ट निकलता है तो फिर वो सेलर की लायबिलिटी होगी। सेलर का ड्यूटी है कि जो भी गुड्स देगा वो shall be free from reasonable defect which is not apparent even after examinations। एग्जामिनेशंस के बाद अगर इसमें 10 ml इंक है या फिर 1 ml इंक है, वो कैसे थोड़ी ना पता चलेगा। बायर जाके बोला कि मुझे मार्क कर दो, उसने दे दिया। अभी इसमें इंक कितना है वो कैसे पता चलेगा, वो पूरा निकाल के फिर वो निकालना तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ी ना वो कोई अलाउ करेगा कि हाँ उसके अंदर से चेक करो। तो रीज़नेबल एग्जामिनेशन से जो भी डिफेक्ट पता नहीं चल रहा है, तो अगर वो डिफेक्ट निकलता है तो फिर वो सेलर का लायबिलिटी होगा। हम लोग जनरली जो भी चीज़ दुकान में ख़रीदते हैं, ख़रीदने जाते हैं, जो चीज़ जैसे जैसे चेक करते हैं उसी हिसाब से ये सब कंडीशन फॉर्मलिस मतलब वर्डिंग में दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। एक चीज़ याद रखिए, ये जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से हम लोग ऑनलाइन परचेज़ करते हैं, ठीक है ना, तो इस केस में ये जो इम्प्लाइड कंडीशन सेक्शन 16(1) ये कम्प्लीटली अप्लाई होता है। जो भी कंज्यूमर केसेस होते हैं ये 16(1) के बेसिस पे होता है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने तो चेक तो नहीं किया। जब गुड्स खरीदते हैं तो ऑनलाइन में सब लोग डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसने सैम्पल भी दिखा दिया, ठीक है, वो थोड़ी ना वो पिक्चर में तो देते हो। अमेज़न और फ्लिपकार्ट में देखते हो ना, वो आपको जो चीज़ चाहिए वो उसका डिस्प्ले देता है कि नहीं देता है, वैसे ही देता है। तो आपने क्या हुआ, जो आज पर तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपने बताया और आप रिलाई भी करते हो भाई, वो जो फ्लिपकार्ट सप्लाई करेगा वो अपने हिसाब से सप्लाई करेगा। देख लो, ये सारा कंज्यूमर केस इसी बेसिस पे ही होता है। जो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न के अगेंस्ट में जो कंज्यूमर केसेस होते हैं वो इसी बेसिस पे ही होते हैं। देखिए क्या होता है कि आपने वो सपोज़ एक मोबाइल खरीदते हो, ठीक है ना, तो मोबाइल का डिस्प्ले आप देख लेते हो, पिक्चर फोटो देख लिए और उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लिया, हाँ भाई डिस्क्रिप्शन ठीक है, अभी सब कुछ देख लिया। अभी जो प्रोडक्ट आता है वो आपका डिस्क्रिप्शन से अलग आता है, तो उसका सेलर का लायबिलिटी है कि नहीं है। बस उसी चीज़ का बारे में ये बोल रहा है। चलिए, आई होप ये आपका वीडियोस कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ही अच्छा क्लियर आ गया होगा। और एक कंडीशंस ऑफ वारंटी का स्पेशली आपका मैं और एक वीडियो डाल दूँगा, उसमें कंडीशंस ऑफ वारंटी के डिफरेंस बताएंगे, प्लस व्हेन कंडीशंस विल बी ट्रीटेड एज वारंटी और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, वो भी एक क्लास डाल देंगे। बट एक चीज़ मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कंडीशंस मतलब वो जो नॉर्मल जनरल डिक्शनरी कंडीशंस वो नहीं है, और वारंटी जो लोग हम लोग प्रोडक्ट चीज़ खरीदते हैं वो वारंटी टर्म नहीं है। इसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वो अलग चीज़ है, और डिटेल्स में क्लास डाल देंगे। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हम लोगों का फ्री क्लासेस चल रहे हैं, उसमें हम लोग डिटेल्स में बारीकी से, ये तो ब्रीफ में हम लोग समझा दिए, और डिटेल्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल देके उसको समझाते हैं। आप हमारे फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कुछ डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन पे बताइए। थैंक यू।